सिल्वर गेट हम लोग उसकी बात नहीं कर, वो भी एकदम बैंक्रप्सी के करीब पहुंच गया। उसने भी बहुत क्रिप्टो की फंडिंग करी थी, लिया दिया, और बाद में पता लगा कि सब अंडरलाइन कुछ है ही नहीं। तो वो तो मतलब एक तरीके, अच्छा लोग कह रहे हैं कि ये ट्रिगर उधर से हुआ, जब सिल्वर गेट में ऐसा हुआ तो लोगों ने कहा भाई अब उधर भी चलो, देखो सिल्वर गेट के साथ साथ सिलिकॉन वैली में भी वो सब ढूंढने लगते हैं लोग कि कहाँ कहाँ रिस्क और है जहाँ पे निकालें उसको ऐसे एनवायरनमेंट में। तो ये दोनों घटना एक्चुअली इंटरलिंक्ड है, तो इसीलिए हम बार बार सिल्वर गेट का भी जिक्र कर रहे हैं। विशाल जी, आपकी रीडिंग क्या कहती है इस पूरी घटना पर? तो नीरज जी, जैसे संजय जी ने अभी कहा, अगर आप इंडियन बैंकिंग सिस्टम को देखेंगे और आरबीआई के गाइडलाइंस को देखेंगे तो सेक्टोरल लिमिट्स होते हैं बैंक्स के लिए। जैसे पहले भी कहा गया था कि ये बैंक ने एक्सेस लोन दिया स्टार्टअप्स को, तो उनका सेक्टोरल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी ज्यादा था। इस वजह से, और अगर जब उधर फंडिंग टाइट हो गई है स्टार्टअप्स के लिए, तभी इस बैंक पे प्रॉब्लम हुई है, इस बैंक में प्रॉब्लम हुई है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में ऐसे होने का चांस थोड़ा कम है क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइंस काफी स्ट्रिंजेंट है इस मामले में। तो मुझे लगता नहीं है कि उसका इम्पैक्ट हमारे बैंकिंग सिस्टम पे होना चाहिए। ओके, तो हमारे यहाँ कोई खास असर नहीं है इसका। इस पर भी थोड़ा अपने भारतीय बैंकों पे और चर्चा करेंगे, लेकिन दूसरा विषय हमारा जो उसको भी थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं। फेडरल रिजर्व की टेस्टिमनी हुई, यानी फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं जेरोम पावेल साहब, उनकी दोनों हाउसेज में टेस्टिमनी हुई, यानी हाउस में जाके वो सवाल जवाब करते हैं। लोग पूछते हैं कि कैसी इकॉनमी चल रही है, ब्याज दरों क्या सिचुएशन, महंगाई, जॉब मार्केट क्या है। तो उन्होंने, जब उनकी पहली वाली टेस्टिमनी हुई हाउस में, तो उन्होंने ये कहा कि जो हमने अब तक एफर्ट्स किए हैं महंगाई को नीचे लाने के लिए वो काफ़ी नहीं है, या रादर कहेंगे बहुत कम असर उनका हुआ। असर करना शुरू किया लेकिन बहुत कम हो रहा है। तो उसको कंटेन करने के लिए जो हमने सोचा था कि जहाँ पे टर्मिनल कर देंगे ब्याज का, वो संभव नहीं है, उससे कहीं ऊपर होगा। वो 25-25 के 3-4 बार बढ़ाएंगे या 50 बेसिस बढ़ाएंगे, इसको लेकर के वो बहुत तरह तरह के वहाँ पोल चलते रहते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं वो। अभी 25 का था, अब 50 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा 22 मार्च को जब फेड की बैठक होगी। तो मैं जानना चाहता हूं अनुराग जी कि फेड की थिंकिंग क्या है। वो वाली बात सही हो गई क्या जो जेमी डायमंड ने कही थी कि कंट्रोल इन्होंने, एक्चुअली सॉरी टू से, लेकिन कंट्रोल छोड़ दिया इन्होंने, इनके हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा सच लग रहा है क्या आपको? आप महंगाई झेल रहे हैं क्या वहां बहुत ज्यादा? नीरज, इस पे एक काम आज ना थोड़ा डिफरेंट टेक लेते हैं। इस पे हमने काफी चर्चा की है और आई थिंक इसमें नो डाउट, आई थिंक मेरा बहुत कंसिस्टेंटली करीब साल भर से ये व्यू है कि फेड इन्फ्लेशन को पीछे से चेज कर रहा है, इट इज नॉट गेटिंग अहेड ऑफ द कर्व, राइट। और वो काफी लोग मानते हैं ये सब। देखिए, अगर हम ये तो नासमझी होगी अगर हम ये कहें कि फेडरल रिजर्व को ये अंदाजा नहीं है। आई थिंक थोड़ा अंदाजा मैं कह सकता हूँ, उनको देर में लगता है, बिकॉज मेरे ख्याल से वो फील्ड पे उतना कनेक्टेड नहीं है। उनको डेटा 1-1.5 महीने बाद आता है या 1 महीने बाद आता है, और अगर आप फील्ड पे ऑब्जर्व करें तो आपको थोड़ा सेंस लग जाता है कि ट्रेंड कहां पर है। बट बहरहाल अगर उससे आगे चलें तो आई थिंक ये थोड़ा नासमझी होगी ये कहना कि उन्हें अंदाजा नहीं है। आई थिंक दे अंडरस्टैंड इट, बट आई थिंक नीरज वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसको समझना जरूरी है, और मैं इस पर थोड़ा डिफरेंट टेक इस बार देना चाहता हूं। एक बार ये जो 79 में वॉल्कर साहब ने कंट्रोल किया ना इन्फ्लेशन, उससे थोड़ा पहले निक्सन की गवर्नमेंट थी, एंड एट सम पॉइंट ही सेड अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट, और इलेक्शंस आने वाले थे। उसने कहा था कि वी कैन टेक सम इन्फ्लेशन बट वी कैन नॉट टेक लॉस ऑफ जॉब्स। और ये क्रक्स है नीरज जिसके उनकी अप्रोच के पीछे। अल्टीमेटली ये 12 और 18 फेडरल, रीजनल फेडरल प्रेसिडेंट्स एंड ओवरऑल फेडरल बैंक बोर्ड, ये सब पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं, दे आर नॉट इलेक्टेड। उनका मैंडेट पे तो वो फर्म रह सकते हैं, लेकिन उनको ये भी देखना है कि वो कोई ऐसा काम ना कर दे जिससे लगे कि यार दे आर जस्ट डिक्टेटिंग द कंट्री, और वहां पे उनको कॉशियस रहना पड़ता है। अब अगर ये फिलिप्स कर्व में जो ट्रेड ऑफ है आपका, और उसमें आप देखें कि आप इन्फ्लेशन कुछ समय तक ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी हाल पे इन्फ्लेशन कंट्रोल करके अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दें, तो आई थिंक एनीबडी वुड चूज कि ठीक है 6 महीने और इन्फ्लेशन चलने दीजिए, लेकिन गिव अ चांस फॉर एम्प्लॉयमेंट टू होल्ड। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द फेडरल रिजर्व इज डूइंग नोइंगली। एंड आई थिंक जिसको हम हिंदुस्तान में भी कहते हैं कि देखिए पोटेंशियल तो इतना ज्यादा है, लेकिन थोड़ी सी कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी भी है। तो ये कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी है नीरज, और इसीलिए वो दे ऑलवेज अपीयर टू बी रनिंग बिहाइंड, बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक। अब देखिए वो कल आकर के 75 बेसिस पॉइंट भी कर सकते हैं,
और इकोनॉमी में एक बार मैसेज स्ट्रांग जाना चाहिए कि देखिए, जैसे वोल्कर साहब ने उस समय किया, उन्होंने भी 2 बार चांस दिया उसको, और वो दोनों बार जब जब रुके ना, इन्फ्लेशन वापस आया उठ के, और तीसरी बार फिर वो बैट निकाल के आए कि देखिए अब मैं नहीं छोड़ूंगा, और फिर वो 18% तक ले गए रेट को। लेकिन डेमोक्रेसी में चांस देना पड़ता है नीरज, तो आई थिंक वो चांस दे रहे हैं, उन्हें समझ है कि जितना वो ग्रेजुअली चल रहे हैं इन्फ्लेशन उतना ही आगे भाग रहा है, एंड मे बी अल्टीमेटली अगर वो एग्रेसिवली टारगेट करते तो इससे मच पहले इन्फ्लेशन कंट्रोल आ जाता, लेकिन उन्होंने इकोनॉमी को चांस दिया सॉफ्ट लैंडिंग का। अब 6% की बातें हो रही हैं, मुझे इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती, अगर 5% पे आ गए हैं तो अब 6% कितना दूर है, एक ही राइट? परसेंट तो है। तो आप तो 7 की बात करिए तो समझ में आता है, और आई विल नॉट बी सरप्राइज नीरज, क्योंकि देखिए ये जो बैंक साहब आके 1 महीने पहले कह रहे हैं, ये वैसे हो गया। ये स्टैंडर्ड एंड पुअर ने कल और मूडीज ने रेटिंग्स डाउन कर दी सिल्वरगेट बैंक की और एसवीबी बैंक की। हाँ। अब यार ये थोड़ा 2 दिन लेट हो गए, मतलब लेट हो थोड़ा गए पहले, राइट? तो व्हाट इज द पॉइंट? आप तो कह रहे हैं कि 7% की वजह से सरप्राइजिंग। मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल चार्ट है। उसको प्लॉट किया गया है कि ये जो इस वक्त चल रहा है ब्याज दरों को लेकर के, कितनी जाएंगी, कहाँ पे जाएंगी, कैसे टर्मिनल, वो चार्ट दिखाइए डॉक्टर साहब। वो बहुत ही अच्छा चार्ट बनाया गया है कि 83 से लेकर के आज तक कैसे इसको कहाँ पे टर्मिनेट हो सकता है। ये एक प्रोबेबिलिटी है, प्रोजेक्शन है, इसमें पता नहीं। मैं तो अनुराग के साथ हूँ कि 6 भी जा सकता है, सोसाइटी जनरल तो कहीं भी रही 6% जाएगा। इसमें जो सबसे ऊपर वाली लाइन है आपकी रेड कलर वाली, वो लेटेस्ट है जो इस समय 22-23 के लिए हम लोग देख रहे हैं। उसमें जहाँ तक एकदम सीधी लाल लाइन आपको दिख रही है, वहाँ तक तो हम लोग पहुँचे हुए हैं। उसके ऊपर डॉट 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 बन रहा है। डॉट जहाँ पे आप देखेंगे कि जो टॉप बन रहा है वो लगभग 5.9 के आसपास जाके बन रहा है, और उसके बाद वहाँ पे एक प्लेटो बन रहा है जो 6 से 9 महीने तक चलेगा। तो अगर आप ये एज्यूम करें कि ये 5.8 5.9 सितंबर के आसपास जाके बनता है 3-4 हाइक के बाद, और उसके बाद 6 से 9 महीने तक ऐसे ही रहेगा, तो मतलब अगले साल का आधा हो जाएगा। तो यहां से आप 1-1.25 साल 1.5 साल तक आप इस हाई रेट पे रहेंगे, अगर मैं इस प्लॉट को मैं सही मानूं। और इसके सबूत के लिए जो नीचे वाली लाइनें आप देखिए, जो लाइट ग्रीन या पिंक कलर की हैं, उसमें ये दिख रहा है कि 4 से 6 महीने कम से कम, कई बार तो 15 से 18 महीने तक ये प्लेटो बना है। और जो सिर्फ 183-84 में दिख रहा है कि 1 महीने का प्लेटो था, वो इसलिए क्योंकि आप उसकी चाल देखिए, जैसे अपने यहाँ सर्किट वाला चार्ट बनता है उस तरह चार्ट बना था। तो अगर इतनी शार्प कि हम 75 5 बार बनाएंगे तो शायद वो बनेगा, लेकिन रूटीन में ये लंबा खिंच रहा है। ये एक बड़ा कंसर्न है मार्केट के डर का कि इतनी ऊंची ब्याज दरें अगर लगातार बनी रहेंगी। संजय जी, आपसे मेरा सवाल है, क्या ये कंसर्न सबसे बड़ा यहाँ पे दिख रहा है कि कहाँ पे टर्मिनेट होगा? ये तो एक और अलग की बात है, 6% जाए उससे ऊपर जाए, लेकिन अगर ये 6% के ऊपर ही बना रहता है 6-8 महीने, तब तो बहुत मुश्किल आने वाली। मेरी तो आदत थी 25% ब्याज देने की, अब मैं 6 रुपये कहाँ से दूंगा? तो उसमें देखिए 2 कंसर्न इससे पैदा हो जाती हैं। हाँ, एक तो ये कि जो एसेट का चुनाव है, जो फ्लोज है, वो हो सकता है इक्विटी की तरफ ना हो, डेट की तरफ मुड़ जाए। एक वो कंसर्न है, और दूसरा ये कि जो कैपेसिटी टू रीपे है, हाँ, अगर वो अफेक्टेड हो जाता है, हाँ, तो फिर जो पोर्टफोलियो फ्लोज आ रहे हैं इंडिया के तरफ या इमर्जिंग मार्केट के तरफ, कैरी ट्रेड के कारण जो उनको मतलब 0% का फायदा उठाकर लोग इमर्जिंग मार्केट्स और इसकी एसेट्स में पैसा लगा रहे थे, वो फ्लोज जो है वो भी कम हो जाएगा। तो पिछले कुछ दिनों में अगर हम लोगों ने देखा तो भारत के लिए एक कंसर्न जो कहा गया वो ये था कि हमारी जो